हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एमएस और आज के क्लास में हम लोग दिगंत भाग 2 का प्रथम अध्याय बातचीत का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे बातचीत एक निबंध है। इसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ये दो बातों को आपको किसी भी कीमत में याद रखना है कि बातचीत एक निबंध है और इसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो इसे याद क्यों रखना है? याद इसलिए रखना है क्योंकि आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है बातचीत क्या है, तो आपका उत्तर होगा निबंध। या आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है बातचीत का रचनाकार या निबंधकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए, अध्याय को देखने से पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं, फिर अध्याय अर्थात चैप्टर को देखेंगे। लेखक परिचय में सर्वप्रथम जन्म याद रहे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। परीक्षा में पूछा जा सकता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। दूसरा नंबर देखते हैं जन्म स्थान, अर्थात बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है। याद रहे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रहे बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयागराज, वर्तमान समय में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हम बोल सकते हैं। याद रहे बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम वेनी प्रसाद भट्ट तथा माता का नाम पार्वती देवी था। डियर स्टूडेंट याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम वेनी प्रसाद भट्ट तथा माता का नाम पार्वती देवी था। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो याद रहे वेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी। मैं पिताजी के बारे में बता दूं, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी वेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। चलिए, ये भी जानना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है कि बालकृष्ण भट्ट क्या क्या थे। बातचीत हमारा जो चैप्टर है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या क्या थे। डियर स्टूडेंट याद रहे बालकृष्ण भट्ट एक पत्रकार थे, निबंधकार थे, साथ ही साथ बोल सकते हैं भारतेंदु युग के आधुनिक साहित्यकार। याद रहे आधुनिक लेखक थे। बालकृष्ण भट्ट जो है वह आधुनिक लेखक थे, लेकिन आधुनिक समय में किस युग के, तो भारतेंदु युग के। तो भारतेंदु युग के आधुनिक साहित्यकार के नाम से भी जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इन तीनों बातों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो आपका आंसर होगा पत्रकार, आपका उत्तर हो सकता है निबंधकार, आपका उत्तर हो सकता है भारतेंदु युग के आधुनिक साहित्यकार। डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख रचना कौन कौन सी है, क्योंकि आपका परीक्षा में पूछा जाता है, पुस्तक का नाम दे दिया जाता है और उसका रचनाकार का नाम पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं बालकृष्ण भट्ट जी का प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, शिशुपाल वध, शिक्षादान, सीता वनवास, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, एक रोगी और एक वेद। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख रचनाएं हैं। आप सभी को किसी भी कीमत में इसे याद करना होगा, क्योंकि आपका परीक्षा में पूछा जाता है 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है, तो आपका आंसर होता है बालकृष्ण भट्ट। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है रेल का विकट खेल का रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर होता है बालकृष्ण भट्ट।
तो याद रहे ये सभी जो रचनाएं हैं, इन सभी रचनाओं का नाम को याद करना है। इन सभी रचनाओं का रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। आपको किसी भी कीमत में इसे याद करना है। बालकृष्ण भट्ट एक मासिक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो याद रहे, अगर आपका परीक्षा में पूछा जाए हिंदी प्रदीप क्या है तो आपका उत्तर होगा पत्रिका। या आपका परीक्षा में अगर पूछा जाए हिंदी प्रदीप का रचयिता कौन है या हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता था, तो आपका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, या हम बोल सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन मानते थे। आपका परीक्षा में अगर पूछा जाए कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। या अगर आपका परीक्षा में पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट को किसने हिंदी का एडिशन कहा तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डियर स्टूडेंट्स, बालकृष्ण भट्ट का निबंधों का संग्रह भट्ट निबंध माला कहलाता है, याद रखेंगे। और बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे। मतलब बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे। डियर स्टूडेंट, लेखक परिचय के बाद अब हम लोग चलेंगे चैप्टर पर और चैप्टर का सारांश को देखते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा में सारांश पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। चलिए, तो 5 अंक का सारांश आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपका परीक्षा में प्रश्न रहेगा बातचीत का सारांश लिखें। तो बातचीत जो आपका जो चैप्टर है इसका सारांश क्या है, इसका समरी क्या है, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। समरी से ही आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो समरी आपका इस प्रकार है। प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक्य शक्ति न होती तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार हो पाता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत केवल 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बात तो केवल राम रमोवल कहलाई जाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें
अर्थात यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं कि हम मानव को खुद से बात करने की शक्ति पैदा करनी चाहिए, यही बातचीत का बेहतर तरीका है। चलिए तो अब इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो हमारा मदद करेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने में। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट 1 को देखते हैं। पॉइंट 1 लिखा है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। डियर स्टूडेंट, आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? तो आपका उत्तर होगा एडिसन। डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है, जॉन बेन जॉनसन का कहना है बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो चलिए इसे भी आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसका कहना है? तो आपका आंसर होगा बेन जॉनसन। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की शैली को बताया है। तो याद रहे, बातचीत अध्याय में, बातचीत चैप्टर में, बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की शैली को बताया है। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बातचीत अध्याय में बालकृष्ण भट्ट ने किस चीज़ के बारे में बताया है? तो आपका उत्तर होगा बातचीत की शैली। हमारा अगला पॉइंट है, वाक्य शक्ति नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, वाक्य शक्ति नहीं होने से सृष्टि डैश प्रतीत होती। तो आपका परीक्षा में आपको आंसर करना होगा गूंगी प्रतीत होती। या फिर पूछा जा सकता है, वाक्य शक्ति नहीं होने से सृष्टि क्या प्रतीत होती? तो आपका उत्तर होगा गूंगी प्रतीत होती। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला पॉइंट है, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा दिखाने का मौका नहीं दिया जाता है। जी हाँ, बातचीत, जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो उस क्षण किसी को भी नाज नखरा करने का मौका नहीं दिया जाता है। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, नाज नखरा दिखाने का मौका कहाँ नहीं दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा बातचीत। हमारा अगला पॉइंट देखिए, हमारा अगला पॉइंट है वक्तृता, जिसको हम लोग स्पीच बोलते हैं, भाषण। तो वक्तृता का उद्देश्य लोगों को उत्साह और जोश भरना होता है। तो याद रहे, वक्तृता का उद्देश्य लोगों में जोश और उत्साह भरना होता है। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसका उद्देश्य लोगों में उत्साह और जोश भरना होता है? तो आपका उत्तर होगा वक्तृता, भाषण, स्पीच। हमारा अगला पॉइंट है, बातचीत के जरिए व्यक्ति के मन का मवाद या धुआं भाप बनकर निकल जाता है। जी हाँ, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर का जो मन मुटाव है, जो मवाद है, हमारे अंदर में जो गलत फहमी है, वो धुआं बनकर, भाप बनकर निकल जाता है। परीक्षा में इस प्रकार पूछा जा सकता है, डैश के जरिए व्यक्ति के मन का मवाद या धुआं भाप बनकर निकल जाता है। तो आपका उत्तर होगा बातचीत के जरिए। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है। याद रहे, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत का हुनर होता है? तो यूरोप के लोगों में। हमारा अगला पॉइंट है, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मानव मुख दिखने को नहीं मिला था। तो याद रहे, इस अध्याय में, बातचीत चैप्टर में, अंग्रेजी का एक उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो है, उसका उदाहरण दिया गया है। इस नॉवेल का प्रमुख पात्र रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि 16 वर्षों तक जंगलों में जानवरों के बीच रहता है, और इसी बीच उसे फ्राइडे नामक एक व्यक्ति मिलता है जो कि जंगली भाषा में बातचीत करता है, लेकिन तब भी उसके मुंह से बोली सुनकर ये उत्साहित हो उठता है। इस अध्याय में रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण इसलिए दिया गया
ताकि लोग बातचीत के महत्व को बेहतर तरीके से समझ सके कि मानव में जो वाक्य शक्ति है इसका क्या महत्व है। चलिए अब हम लोग एग्ज़ाम आइडिया देखते हैं। आखिर आपका परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका तरीका क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम आइडिया को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार आप स्क्रीन में देख रहे हैं सेम इसी प्रकार आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। क बेन जॉनसन, ख एडिसन, ग रॉबिन्सन क्रूसो, घ बालकृष्ण भट्ट। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे ये एडिसन का मत था, एडिसन का कहना था कि असल बातचीत केवल और केवल दो लोगों के बीच हो सकती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ख एडिसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ।